आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 एरिथ्रोपोइसिस की। इसकी डेफिनेशन देखेंगे आज, साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस देखेंगे, प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस देखेंगे, फैक्टर जो नेसेसरी होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए वो देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है एरिथ्रोपोइसिस की? एरिथ्रोपोइसिस जो है एक प्रोसेस होता है किसका? ओरिजिन का, डेवलपमेंट का और मैचुरेशन का ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स की। जब हम ब्लड सेल की, ओवरऑल ब्लड सेल की डेवलपमेंट, ओरिजिन और मैचुरेशन की बात करते हैं तो उसको कहते हैं हेमोफाइसिस या हेमेटोफाइसिस। ठीक है। हाँ, देन है हमारे पास साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस का साइट कहाँ पे होगा? इन फेटल लाइफ। फेटल लाइफ में जो एरिथ्रोपोइसिस है वो अगर हो रही होती है 3 स्टेज में। 3 कौन कौन से स्टेज हैं? एक है मेसोब्लास्टिक स्टेज, एक है हेपेटिक स्टेज एंड देन है माइलॉइड स्टेज। जो मेसोब्लास्टिक स्टेज है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंटरयूट्राइन लाइफ आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम द मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक। जो योक सैक है उसके मेसेनकाइमा से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, 2 मंथ में। देन 3rd मंथ ऑफ इंटरयूट्राइन लाइफ में ये जो लिवर जो है मेन आर्गन है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है आरबीसीज, और जो स्प्लीन एंड लिम्फाइड आर्गन है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इसके साथ जो है एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इन प्रोडक्शन। देन हमारे पास माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज जो है उसमें क्या होता है? ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ यानी 7, 8, 9th मंथ ऑफ इंटरयूट्राइन लाइफ जो आरबीसीज हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कहाँ से? रेड बोन मैरो एंड लिवर। आरबीसीज कहाँ से? बोन मैरो से एंड लिवर से जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देन है हमारे पास इन न्यूबॉर्न बेबीज में एंड चिल्ड्रन एंड एडल्ट की जब बात की जाए उनमें क्या होता है? ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट एंड बेबीज में ये क्या होते हैं? आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो से अप टू द एज ऑफ 20 ईयर की एज से अप टू द जो आरबीसीज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन, लॉन्ग एंड ऑल फ्लैट बोन। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर जब की बात की जाए तो आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं मेम्ब्रेनस बोन, जो मेम्ब्रेनस इन ओरिजिन होती हैं उनसे हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, रिब्स स्कैपुला है, इलियक बोन है एंड स्कल बोन है, और उसके साथ जो है किससे हो रहे होते हैं? जो लॉन्ग बोन है उनकी जो एंडिंग होती हैं वहां से जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर एज जो शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन है वो क्या होता है? येलो हो रही होती है, या उसके अंदर जो है जो रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो रहा है येलो बोन मैरो में, और उसकी वजह से फैट डिपोजिशन होती है, क्योंकि उसके अंदर फैट डिपोजिशन हो रही होती है और उसका जो उसका एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। इन एडल्ट की बात करें तो लिवर और स्प्लीन जो है मेन वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आरबीसीज, और अगर इफ जो बोन मैरो है कभी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया या फाइब्रोज हो गया तो इसलिए क्या है ज्यादातर जो है लिवर और स्प्लीन में से एडल्ट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आरबीसीज। जब हम कलेक्टिवली बोन मैरो की जब हम बात करते हैं तो जो बोन मैरो है वो इक्वल होता है लिवर के इन साइज एंड वेट में। जितना लिवर का साइज होता है वेट होता है उतना ही बोन मैरो होता है। ये एक्टिव होता है जिस तरह लिवर एक्टिव होता है। दो जो बोन मैरो की जब बात करें, बोन मैरो जो है साइट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑल ब्लड सेल की। कंपेयर 75% जो है बोन मैरो जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि 75% ऑफ द बोन मैरो जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है इन प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड 25% जो है इन्वॉल्व हो रहा होता है किसमें? एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन में। अब जो है बट स्टिल लेकिन फिर भी जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो लेस इन नंबर होते हैं देन द ल्यूकोसाइट जो है, सॉरी ल्यूकोसाइट जो होते हैं लेस इन नंबर होते हैं देन द एरिथ्रोसाइट्स के। ये रेशियो जो होती है 1:500 होती है, क्योंकि ये इसलिए होती है क्योंकि जो लाइफ स्पैन है डिफरेंट सेल्स की, दी सेल की वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं 120 डेज उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन जब हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 1 to 10 डेज है। ठीक हो गया। सो ल्यूकोसाइट जो है नीड लार्ज प्रोडक्शन देन द एरिथ्रोसाइट्स की निस्बतन ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है उनको ताकि वो मेंटेन रखे अपना रिक्वायर्ड नंबर। देन हमारे पास प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस क्या होता है? स्टेम सेल जो है आर द प्राइमरी सेल होते हैं जो कैपेबल होते हैं फॉर सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है। हम ये क्या होता है? सेल्फ रिन्यूअल कर रहे होते हैं और डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड सेल में। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो हेमेटोफाइटिक स्टेम सेल जो हैं वो प्रिमिटिव सेल हैं इन द बोन मैरो, जो जिनसे क्या है हमारे पास आरबीसीज जो हैं अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है। हेमेटोफाइटिक स्टेम सेल जो हैं इन द बोन मैरो के अंदर जो होंगे उनको हम कहते हैं अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हेमोफाइटिक स्टेम सेल, पीएचएससी। पीएचएससी जो है उसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, एक सेल ऐसा सेल जो गिव राइज करे टू ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल। ठीक है। इन अर्ली स्टेज की जब बात करें पीएचएससी जो है आर नॉट डिजाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल नहीं डिजाइन करा होता है, एंड आल्सो नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द ब्लड सेल टू डेवलप फ्रॉम दीज सेल। उससे हमें नहीं पता चला कि कौन से सेल जो है डेवलप होंगे, लेकिन इसी वजह से इसको हम कहते हैं अनकमिटेड पीएचएससी।
ठीक है। इन एडल्ट में फ्यू नंबर ऑफ दी सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ दी सेल जो है वो कहाँ पे होते हैं, ब्लैक कार्ड ब्लड में होते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं व्हेन जब ये सेल जो है व्हेन द सेल्स जो है आर डिजाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल, अगर जब जैसे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, द अनकमिटेड जो PHSCs हैं आर कॉल्ड कमिटेड PHSC कमिटेड PHSCs फॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो कमिटेड PHSC हैं, अब उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज सेल विच रिस्ट्रिक्टेड टू गिव राइज ऑफ वन ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि वो अपने आप को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल जो है वो फॉर्म करे, ठीक है। क्योंकि वो सेल जो है ना इन्वॉल्व हो रहा होता है, सारे सेल बना सकता है, तो वो जब वो एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ आ जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं कमिटेड PHSC। कमिटेड जो PHSCs हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल LSC, वो गिव राइज कर रहे होते हैं हमारे पास टू लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल, और एंड द सेकंड जो है वो है हमारे पास कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। सेकंड जो है इसका टाइप जो सेकंड है उसमें हमारे पास वो गिव राइज करते हैं विच गिव राइज टू माइलाइड सेल, और माइलाइड सेल जो है आर द ब्लड सेल हैं अदर देन लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब जो वेन ग्रोन इन अस कल्चर, ये कल्चर में ग्रोन कर रहे होते हैं, दी सेल जो है फार्म कर रहे होते हैं, कॉलोनी फार्म कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, ठीक हो गया। अब जो डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉलोनी फार्मिंग सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास आते हैं कितने 3 टाइप्स के। एक होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि ये डेवलप होते हैं और क्या बनाते हैं, सेल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। देन है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स, दिस सेल गिव राइज अ ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल एंड मोनोसाइट। और उसके साथ जो है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स, कैरियोसाइट्स जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया अनकमिटेड प्लुरिपोटेंट हेमोफाइटिक सेल से जब ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को, कमिटेड प्लुरिपोटेंट हेमोफाइटिक सेल स्टेम सेल बन जाते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, या तो फिर ये कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बनाएंगे या फिर लिम्फाइड स्टेम सेल बनाएंगे, ठीक है। 2 में डिफरेंशिएट होंगे। अगर ये लिम्फाइड स्टेम सेल बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स बनाएंगे या न्यूट्रल किलर बनाएंगे, या फिर अगर ये कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बनाते हैं तो ये इसमें डिफरेंशिएट होंगे 3 कॉलोनी में। एक कॉलोनी को कहेंगे कॉलोनी फार्मिंग एरिथ्रोसाइट, जो क्या करती है आरबीसीज बनाएगी। एक कॉलोनी जो होगी जिसको कहते हैं कॉलोनी फार्मिंग ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये कॉलोनी है। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है होगी वो फर्दर डिवाइड होगी 3 में। एक को कहेंगे न्यूट्रोफिल, दूसरी को कहेंगे बेसोफिल, तीसरी को कहेंगे एसिनोफिल, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट जो है, और जो मोनोसाइट्स हैं जो वो मोनोसाइट फॉर्म करेंगे। देन हमारे पास ये कॉलोनी फार्मिंग ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोफाइसाइट्स। देन थर्ड जो कॉलोनी है वो हमारे पास फॉर्म करेगी कॉलोनी फार्मिंग मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये हमारे पास क्या करती है, प्लेटलेट फॉर्म कर रही होती है। ये हमारे पास जो था, हमने अभी सेल्स किस तरह ये जो है फॉर्म हो रहे होते हैं वो हमने देखा, किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं वो देखा। अब हम देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, चेंजेस क्या हो रही होती हैं। हमने स्टेम सेल से पढ़ा कि किस तरह ये आरबीसीज प्रोडक्शन होते हैं, किस तरह ये कमिटेड PHSCs जो हैं वो 2 टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं, लिम्फोफाइड स्टेम सेल में, कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में। ब्लास्टोसाइट में फिर फर्दर 3 में होते हैं यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट एंड कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, ये हमारे पास 3 हमने देखे। अब हमारे पास है चेंजिंग ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, सेल जो हैं ऑफ द कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स पास थ्रू द डिफरेंट स्टेज में से पास करेंगे और फाइनली बिकम होते हैं मैच्योर आरबीसीज में। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस हम यहाँ पे नोट कर रहे होते हैं। सबसे पहले है रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल, साइज का सेल जो है सबसे पहले रिड्यूस होता है फ्रॉम द डायमीटर ऑफ 25 माइक्रोन से लेकर ये आता है 7.2 माइक्रोन तक आ जाता है। देन है डिसेपरिंग ऑफ द न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लाई जो है डिसअपियर होना शुरू करते हैं। उसके साथ क्या होता है, थर्ड क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ अपीयर हो रही होती है हमारे पास हीमोग्लोबिन एंड चेंजिंग इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है उनमें चेंजेस हो रही होती हैं। देन स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस क्या हैं, वो कौन कौन सी हैं उसकी बात करते हैं। हाँ, वेरियस स्टेजेस होती हैं बिटवीन कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से लेके मैच्योर आरबीसीज बनने तक। सबसे पहले आती है हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो है उसको कहते हैं प्री एरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड है अर्ली नर्मोब्लास्ट,
थर्ड है इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, फोर्थ है लेट नर्मोब्लास्ट, 5 है रेटिकुलोसाइट्स एंड 6 है मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। ठीक हो गया, ये 6 स्टेजेस हैं। प्री एरिथ्रोसाइट, अर्ली नर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, लेट नर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर एरिथ्रोसाइट, PLRM। ये हमारे पास 6 स्टेज हैं। प्री एरिथ्रोब्लास्ट जो हैं या मैक्लोब्लास्ट जो हैं वो फर्स्ट सेल जो हैं वो ड्राइव होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट से। ये वेरी लार्ज इन साइज होते हैं, इनका डायमीटर जो होता है अबाउट 20 माइक्रोन होता है। इनमें इसके अंदर जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है, वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है द सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, सेल को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इसमें न्यूक्लियस हैज़ 2 और मोर न्यूक्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और इन रेटिकुलर नेटवर्क होता है, रेटिकुलर नेटवर्क होता है। प्री एरिथ्रोब्लास्ट जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं होती, ठीक हो गया। द साइटोप्लाज्म ऑफ द बेसोफिलिक इन नेचर होता है। जो प्री एरिथ्रोब्लास्टिक जो है ब्लास्ट मल्टीप्लाई कर रहा होता है सेवरल टाइम एंड फॉर्म कर रहा होता है फॉर्म द सेल इन नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं नर्मोब्लास्ट। और सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है स्टार्ट हो रही होती है इस स्टेज में। हाउएवर जो अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन अकर होती है वो कब अकर होती है, ओनली इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट स्टेज में अकर हो रही होती है, लेकिन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है हमारे पास प्री एरिथ्रोसाइट्स जो स्टेज है वो आप देख लो, ये है। ये प्री एरिथ्रोसाइट सेल है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं अर्ली नर्मोब्लास्ट। अर्ली नर्मोब्लास्ट क्या है, द अर्ली नर्मोब्लास्ट जो है इज अ लिटिल स्मॉल देन द प्री एरिथ्रोब्लास्ट से थोड़ा सा स्मॉल होता है। इसका डायमीटर जो होता है 15 माइक्रोन होता है। इसमें इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लाई जो है वो डिसअपियर हो जा रहे होते हैं। कंडेंसेशन होती है करोमेटिक नेटवर्क की, और कंडेंसेशन नेटवर्क बिकम डेंस हो जाता है। एंड द साइटोप्लाज्म इन जो होती है वो बेसोफिलिक नेचर होता है। सो इसको हम कहते हैं, इस सेल को हम कहते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। सेल जो है डेवलप हो रहा होता है इनटू नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट की। हम बता देते हैं आपको, ये वाला ये है अर्ली नर्मोब्लास्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे डिसअपियर हो गई न्यूक्लियोलाई, और ये अर्ली नर्मोब्लास्ट है, और कंडेंस हो गया क्या मटेरियल। देन है इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट में सेल जो होता है स्मॉलर हो जाएगा देन द अर्ली नर्मोब्लास्ट में, विद डायमीटर जो होगा इसका 10 to 20 माइक्रोन हो जाएगा, और न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा स्टिल, बट क्रोमेटिक नेटवर्क जो है शो फर्दर कंडेंसेशन तो हो जाएगी इसमें, एंड द हीमोग्लोबिन जो है स्टार्ट हो रही होती है अपीयरेंट होना, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है ऑलरेडी बेसोफिलिक होता है नाउ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन की वजह से इट स्टेन विद बोथ एसिडिक की वजह, अभी एसिड से भी स्टेन हो जाता है और बेसिक स्टेन से भी ये स्टेन हो जाता है, बेसिक स्टेन दोनों से हो रहा है। द सेल जो है इसमें क्या हम कहते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक और द पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं इसको। दिस सेल जो है डेवलप होता है इनटू नेक्स्ट स्टेज, इसको कहते हैं लास्ट नर्मोब्लास्ट। हम बता देते हैं इंटरमीडिएट वाला कौन सा है, ये हमारा इंटरमीडिएट वाला, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये इसमें जो है बोथ एसिडिक स्टेन और बेसिक स्टेन दोनों से हो रहा होता है ये, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट होता है, कंडेंस हो रहा होता है फर्दर। देन है लेट नर्मोब्लास्ट। लेट नर्मोब्लास्ट में क्या होता है, डायमीटर ऑफ दीज सेल जो है फर्दर डिक्रीज हो रहा होता है अबाउट 8 to 10 माइक्रोन। न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल एंड वेरी मच कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिक नेटवर्क, एंड इट इज नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास इंक स्पॉट न्यूक्लियस होता है छोटा सा, ठीक हो गया। क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रही होती है, एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है बिकम एसिडोफिलिक हो जाएगी। साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जो है एसिडोफिलिक हो जाएगा। सो द सेल जो है कॉल्ड ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट इसको कहेंगे हम। द फाइनल स्टेज ऑफ लेट नर्मोब्लास्ट जस्ट बिफोर इट, ये फाइनल स्टेज से जस्ट पहले ये पास होता है इनटू नेक्स्ट स्टेज में, और द न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होगा, डिसअपियर हो जाएगा इसमें, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्लिंग ऑफ द न्यूक्लियस साइक्लोसिस, ठीक है। वो फाइनल रिमिटेंट जो है इज एक्सट्रूटेड फ्रॉम द सेल से जो है फाइनल जो है एक्सट्रूट हो जाएगा, और लेट नर्मोब्लास्ट जो है डेवलप होगा इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट स्टेज में, उसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट। ये आप देख लो यहाँ पे, आप देखोगे ये जो लेट नर्मोब्लास्ट है इसके साथ जो है ये लेट नर्मोब्लास्ट है, यहाँ पे जो है पिंक स्पॉट रह जाएगा, और देन फिर वो लेट में खत्म हो जाएगा, लेट नर्मोब्लास्ट में खत्म हो जाएगा। देन है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो अदरवाइज नोन एज द इमेच्योर आरबीसीज, और ये इट इज स्लाइटली लार्जर होता है देन द मैच्योर आरबीसीज के। साइटोप्लाज्म कंटेन द रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलर जो कॉलम होता है इसमें, विच फॉर्म बाय द रिमिनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू रेटिकुलर नेटवर्क। द सेल जो है इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं उसको। दीज रेटिकुलम ऑफ द रेटिकुलोसाइट कंटेन विद द सुप्रावाइटल
स्ट्रेन से जो है वो हो रहा होता है। न्यूबॉर्न बेबी की जब हम बात करें रेटिकुलोसाइट कौन कर रहा होता है, वो 2% ऑफ द 2 to 6% ऑफ आरबीसी। इनमें कितना 2 to 6% ऑफ आरबीसी होते हैं इसमें, और 2 to 6% रेटिकुलोसाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं एवरी 1000 आरबीसी। नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट जो है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ। लेटर रेटिकुलोसाइट जो कंटेन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है एट बिलो 1% ऑफ द आरबीसीज, और नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है जब प्रोड्यूस होता है या रिलीज हो रही होती है आरबीसीज, तो वो इंक्रीज होते हैं। रेटिकुलोसाइट जो है वो हमारे पास बेसोफिलिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो है रेमिनेंट होते हैं डिसइंटीग्रेटेड गोल्जी अपरेटस के, माइटोकॉन्ड्रिया के एंड अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म में। उसकी वजह से ड्यूरिंग दिस स्टेज जो सेल जो है इंटर हो रहा होता है ब्लड कैपिलरीज में थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, ताकि वो फॉर्म करे साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज की ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोइसिस का। देन ये इसके बाद जो है हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। मैच्योर आरबीसीज जो है वो रेटिकुलर नेटवर्क जो है डिसअपियर हो जाएंगे, सेल बिकम मैच्योर आरबीसीज अटेन बाइकनकेव शेप इसमें हो जाएगी, सेल जो है वो डिक्रीज इन शेप साइज हो जाता है, 7.2 माइक्रोन डायमीटर हो जाएगा। मैच्योर आरबीसीज विद हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस होंगे इसमें ये साइट रिक्वायर्ड 7 days फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द प्री एरिथ्रोब्लास्ट से लेके डेवलपमेंट तक 7 days लगते हैं। इट रिक्वायर 5 days अप टू स्टेज ऑफ 7 days लगते हैं प्री एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से, और 5 days लगते हैं रेटिकुलोसाइट से, और रेटिकुलोसाइट एक कर रहा होता है 2 दिन ताकि वो बिकम करे मोर आरबीसीज बनने में। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो अगर हो रहे होते हैं जो हम देख लेते हैं क्या कौन कौन से इवेंट है। सबसे पहले प्री एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाती है, ये हमें पता है। अर्ली नर्मोब्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर डिसअपियर स्टार्ट होता है। इंटरमीडिएट में हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट करती है। लेट नर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। रेटिकुलोसाइट्स में क्या होता है, रेटिकुलम इस फॉर्म होता है, सेल इंटर हो रहा होता है कैपिलरी फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन से इंटर हो रहा होता है कैपिलरी में, और मैच्योर आरबीसी जो है वो रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, सेल जो है वो हमारे पास अटेन कर रहा होता है बाइकनकेविटी। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया रेटिकुलोसाइट लेट नर्मोब्लास्ट। ये हमारे पास है लेट नर्मोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट, यहाँ पे जो है ये कैपिलरी के अंदर आ रहा होता है साइट ऑफ प्रोडक्शन से, और ये हमारे पास मैच्योर आरबीसी बन गया। देन हमारे पास है फैक्टर्स जो नेसेसरी होते हैं फॉर द एरिथ्रोपोइसिस के लिए। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस जो है रिक्वायर्ड कर रहा होता है वैरायटी ऑफ द फैक्टर, जिसको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं इनटू दिस 3 कैटेगरी में, जनरल फैक्टर्स, मैच्योरेशन फैक्टर एंड फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। सबसे पहले जनरल फैक्टर जो है वो हमारे पास कौन से हैं, वो नेसेसरी होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। एरिथ्रोपोइटिन पहली बात, थायरोक्सिन, हेमोफाइटिक ग्रोथ फैक्टर एंड विटामिन। ठीक है, ये हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब हम एरिथ्रोपोइटिन की बात करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर है फॉर एरिथ्रोपोइसिस की, इज द हार्मोन जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। इसको हम कहते हैं आल्सो हीमोपोइटिन और द एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी हम कहते हैं। इसकी केमिस्ट्री क्या है, एरिथ्रोपोइटिन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसमें 165 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये सिक्रीशन कहाँ से होती है, मेजर क्वांटिटी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जो है वो सिक्रीट होती है प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरी ऑफ द किडनी की, प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो है किडनी की, वहां से होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी जो है आल्सो सिक्रीट होती है कहाँ से, लिवर से और ब्रेन से भी सिक्रीट हो रही होती है। ये स्टिमुलेशन फॉर सिक्रीट, अच्छा क्या चीज़ इसको स्टिमुलेट कर रही होती है कि वो सिक्रीट हो। हाइपोक्सिया जो है, अगर किसी को सांस की कमी हो रही होती है तो उसकी वजह से क्या है, ये स्टिमुलेट होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन की एक्शन क्या होते हैं, एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन क्या है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो काज कर रहा होता है फॉर्मेशन एंड रिलीज कर रहा होता है न्यू आरबीसीज इनटू द सर्कुलेशन। अच्छा, आफ्टर सिक्रीशन, जैसे सिक्रीशन होगी जैसी सिक्रीशन होगी, इट टेक 4 to 5 days टू शो द एक्शन। 4 से 5 दिन होते हैं ताकि वो एक्शन शो करे। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रमोट कर रहा होता है फॉलोइंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या, प्रोडक्शन ऑफ प्री एरिथ्रोब्लास्ट, ताकि वो फॉर्म करे कॉलोनी फार्मिंग एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द बोन मैरो, और उसके साथ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द प्री एरिथ्रोब्लास्ट को वो डेवलप करवाता है ताकि वो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो, और थ्रू द सेवरल स्टेजेस। अर्ली नार्मोब्लास्ट जो है, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, लेट नार्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलर नार्मोब्लास्ट, ये सारी एक्टिविटी करवाए। उसके साथ क्या है, सी क्या हो रहा होता है, सी क्या प्रोसेस देता है, रिलीज करता है मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स को ब्लड में। इवन सम रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो भी जो है रिलीज करवा देता है अलॉन्ग विद द मैच्योर आरबीसीज में। इमेच्योर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो रेटिकुलोसाइट्स हैं, वो भी इसको रिलीज करवा देता है। ब्लड लेवल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इंक्रीज होता है इन एनीमिया में।
देन सेकंड जो हमारे पास है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है, बेसिक जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन है। थायरोक्सिन जो है एक्सलेट कर रहा होता है, एक्सलेट करता है प्रोसेस ऑफ किस कौन से प्रोसेस, एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को एट मेनी लेवल। सो द हाइपरथायराइडिज्म एंड पॉलीसाइथीमिया साइथीमिया आर द कॉमन। ठीक है, हीमोफाइटिक ग्रोथ फैक्टर जो है, सॉरी हीमोफाइटिक जो सॉरी ओके हीमोफाइटिक ग्रोथ फैक्टर जो है आर द ग्रोथ इंड्यूसर जो है, आर द इंटरल्यूकिन एंड स्टेम सेल फैक्टर है, स्टील फैक्टर जो है। जनरली दीज फैक्टर जो है वो इंड्यूस कर रहे होते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ पीएचएससीज को। इंटरल्यूकिन आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं विच बिलोंग टू द साइटोकाइनिन फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो इंटरल्यूकिन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन एरिथ्रो प्रोसेस में। हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 3 है IL-3 वो सीक्रेट होती है टी सेल से, इंटरल्यूकिन 6 जो है वो सीक्रेट होते हैं टी सेल से, एंडोथेलियल सेल एंड मैक्रोफेज से, और इंटरल्यूकिन 11 जो है वो सीक्रेट होती है ऑस्टोब्लास्ट से। ठीक हो गया। अब है विटामिन। विटामिन जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सम विटामिन आर आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन अगर कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, उसके साथ डिफरेंट डिसऑर्डर भी होते हैं। विटामिन नेसेसरी होता है फॉर एरिथ्रोपोइसिस के लिए। विटामिन बी जो है अगर किसी को डिफिशियंसी या उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा इन द पुलाग्रा, ये डिजीज इसमें क्या होता है, स्किन लियन होता है, डायरिया, वीकनेस होगी, नर्वसनेस एंड डायमेंशिया हो जाएगा इसमें। विटामिन डी की अगर कमी होती है तो उसमें एनीमिया हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगी। और इनिशियल डिजीज है कैरेक्टराइज, स्कर्वी जो है इनिशियल डिजीज है वो कैरेक्टराइज बाय इंपेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से रफ स्किन हो जाती है, ब्लीडिंग गम में हो जाती है, लूजिंग ऑफ द टीथ हो जाती है, पुअर वुंड हीलिंग होती है, बोन पेन होता है, लेथार्जी रहता है बंदा, और इमोशनल चेंजेस होती हैं। देन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए उसकी वजह से एनीमिया काज हो जाता है, रिकेट्स हो जाती है। विटामिन ई जो है डेफिशिएंसी होती है लीड टू एनीमिया एंड द मेलन्यूट्रिशन। ये सारी जो है डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, इसलिए खून की कमी हो जाएगी। देन है मैचुरेशन फंक्शन। मैचुरेशन फैक्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 जो है इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द फोलिक एसिड जो है नेसेसरी होते हैं फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 जो है जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, साइनोकोबालामाइन जो है वो विटामिन B12 है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेसेसरी होता है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। सोर्स इसकी क्या है, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, सिंस इट इज ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम द डाइट से ऑब्टेन करता है। इट ऑब्जर्व फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रिक्वायर्ड कर रहा होता है प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। विटामिन B12 जो है स्टोर होता है मोस्टली लिवर में, स्मॉल क्वांटिटी में मसल में हो रहा होता है, स्टोर हो रहा है जब नेसेसरी होता है, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बोन मैरो में, ताकि वो प्रमोट करे मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज में। और ये आल्सो प्रोड्यूस कर रहा होता है होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन में बाय द इंटेस्टिनल फ्लोरा की वजह से, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर वो फॉर्म कर रहे होते हैं। इसका एक्शन क्या होता है विटामिन B12 का, ये विटामिन B12 एसेंशियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसीज। इट्स डेफिशिएंसी लीड टू फेलियर ऑफ मैचुरेशन ऑफ सेल की मैचुरेशन कम हो जाती है, रिडक्शन ऑफ सेल डिवीजन कम हो जाती है, सो द सेल आर लार्ज रहेगा विद फ्रेजाइल एंड वीक सेल मेम्ब्रेन होगी, रिजल्टिंग इन द मैक्रोसाइटिक एनीमिया। उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ B12 काज प्रिंसेस एनीमिया इसमें काज हो जाए, प्रिंसेस एनीमिया हो जाता है। सो द जो विटामिन B12 है उसको कहते हैं एंटी प्रिंसेस फैक्टर। देन है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल जो है इस प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय द पार्टल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ठीक है, ये क्या है, ये एसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। In the absence of intrinsic factor, vitamin B12 is not absorbed from the intestine से वो absorb नहीं होगा, अगर lead to pernicious anemia का काज कर रहा होता है। अगर intrinsic factor जो है वो deficiency होगा तो severe gastritis होगा, अल्सर होगा, गैस्ट्रोक्टमी की वजह से हो सकता है। मैटेनिक प्रिंसिपल जो है, मैटेनिक प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल थॉट बाय द प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसको हम कहते हैं एंटी एनेमिक प्रिंसिपल। इट इज मैचुरेशन फैक्टर। देन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो आल्सो एसेंशियल होता है फॉर द मैचुरेशन के लिए। ये रिक्वायर्ड करता है फॉर द सिंथेसिस, इट रिक्वायर्ड होता है जब सिंथेसिस हो रही होती है डीएनए की। इन द एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड के एब्सेंस में सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से फेलियर होगा मैचुरेशन में, और उसकी वजह से एनीमिया काज होगा, और उसकी वजह से लार्ज सेल हो जाएंगे, अपीयर इन मैग्लोब्लास्टिक यानी प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में। और इसमें जो है फोलिक एसिड की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया काज होता है, बड़े बड़े सेल रहेंगे इसमें। जो फैक्टर नेसेसरी होते हैं फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, वेरियस मटेरियल जो है वो एसेंशियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। अगर इन सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें की वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास जो है क्लास प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड होने चाहिए, क्योंकि इनकी प्रोटीन की हाई वैल्यू बायोलॉजिकल वैल्यू है वो एसेंशियल होती है ताकि फॉर्मेशन हो हीमोग्लोबिन की। अमाइनो एसिड जो है ड्राइव हो रहे होते हैं फ्रॉम दीज प्रोटीन की, वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ
रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है उसके लिए, जिसको कहते हैं ग्लोबुलिन। एंड आयरन है, आयरन जो है नेसेसरी होता है फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके साथ कॉपर है, कॉपर भी नेसेसरी होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द जीआईटी। और अगर कोबाल्ट और निकल जो है वो भी मटेरियल मेटल्स हैं, ये एसेंशियल होते हैं ताकि यूटिलाइज करें आयरन को ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। और वाइटामिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइटामिन सी जो है राइबोफ्लेविन है, निकोटिन एसिड है, निकोटिनिक एसिड एंड द पेरीऑक्सीडेंट, ये एसेंशियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये सारे फैक्टर अगर नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन जो है वो सही फॉर्मेशन नहीं होगी, उसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, तो एनीमिया काज हो जाएगा।